में फॉर लास्ट 2 weeks ही वर्क डे एंड नाइट एंड बहुत ज़्यादा बोझ ज़ीशान पे था, बट ही डिड अ ट्रेमेंडस जॉब. थैंक यू ज़ीशान. मगर एक है कि मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं ज़ीशान. माजिद जमाल एंड सरवत फ़ारूक जा चुकी हैं अब, तो उनका नाम निकाल के अब अगर शाज़े मलिक का नाम डाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा. लेकिन चलो ये उन्होंने कर लिया है और देखा अभी किया है. और वो हमारी जो बैंक ऑफ कनाडा की अगर आप पूरी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं जी, वो भी हमारी वेबसाइट पे है आज. तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी कि आज क्या क्या जो है वो बैंक ऑफ कनाडा ने क्या स्यापे डाले हैं जी. तो वो आपको नजर आएंगे. ओके जी, हम शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से. पहली खबर हमारी ये है कि 3-day मीटिंग जो है वो जो इनका लिबरल पार्टी का रिट्रीट होता है वो शुरू हो गया वैंकूवर के अंदर. तो वहाँ पे थे जस्टिन ट्रूडो साहब. तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा जी कि हमारा फोकस जो है वो जाहिर है कि कनाडा की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, और जो हम सुन रहे हैं कनेडियंस के साथ कि इकॉनमी जो है वो बड़ी ख़राब है, तो हमारा फोकस इकॉनमी पे होएगा. और जो लोगों को रियल प्रेशर्स आ रहे हैं उनके हम सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे. जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा कि हमें पता है कि हमको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा ताकि अच्छी जॉब्स क्रिएट की जा सकें अभी और फ्यूचर के लिए. और हमें ये भी पता है कि लोगों के बहुत सारे चैलेंजेस हैं बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ऊपर चली गई है. तो ये जो हम रिट्रीट कर रहे हैं जिसमें कि हम सारे फेडरल मिनिस्टर्स आ रहे हैं और एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स होंगी जो कि जो हैं वो अब शुरू हुई हैं. तो वो कह रहे हैं जी कि हम इन चीज़ों के ऊपर ना सिर्फ ये कि फोकस करेंगे बल्कि उनके सोल्यूशंस भी लाने की कोशिश करेंगे. और इसके अलावा हमारे जो ब्रॉडर कॉन्वर्सेशंस हैं वो जब हाउस ऑफ कॉमन्स की नेक्स्ट सिटिंग अब जब शुरू होएगी, फॉल सिटिंग September 19 से, तो उसके अंदर फिर हम जो है सारा ये डिस्कस करेंगे. अच्छा, इसके साथ साथ अभी जो रिट्रीट है इसके ऊपर चूँकि सारे मिनिस्टर्स पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल अफेयर्स जो हैं डोमिनिक लिब्लॉन वो भी पहुँचे हुए हैं. तो उनसे भी रिपोर्टर्स ने आज पूछा, जैसे कि ट्रूडो साहब ने से पूछा था, तो उन्होंने कहा जी कि आप क्या बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो टॉप के एजेंडा पे होएगा हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, उसके बाद इन्फ्लेशन, इनके ऊपर हम बात करेंगे. और आपको पता ही है कि जो पियर पॉरेवर हैं ऑटोवा से एमपीए हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के फ्रंट रनर हैं, वो बहुत ज़्यादा लिबरल पार्टी को ये इन चीज़ों के ऊपर बेसिक जो नीड्स की कॉस्ट्स हैं वो ऊपर चली गई हैं चीज़ों की, हाउसिंग, हीटिंग बिल्स, ग्रोसरीज और बैक टू स्कूल सप्लाई, तो पे काफ़ी खींचती हैं. तो डोमिनिक लिब्लॉन का कहना था कि ये जो हम रिट्रीट कर रहे हैं उस पर ये सब हमें चांस मिलेगा इन सब चीज़ों के ऊपर बातें करने के लिए. और इसके अलावा जो है फेडरल टूरिज़म मिनिस्टर जो हैं रैंडी बॉयसनॉल्ट, उन्होंने भी कहा कि जो गवर्नमेंट है वो हाई इन्फ्लेशन और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसके ऊपर बात करेगी. तो यानी कि तीनों ही आप देख लें बंदे जो हैं मिस्टर रैंडी, डोमिनिक लिब्लॉन और ट्रूडो साहब, सारों के लिए ही मेन मसला जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को नीचे लाना है या उसको थोड़ा संभाला देना है. और आम आदमी के लिए आम आदमी के लिए एंड हेल्थ केयर एंड इकोनॉमी, इसके लिए जो है ज़्यादा इनका फोकस रहेगा और उस पर बात होगी. इसके साथ साथ जी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इनोवेशन, साइंस एंड इंडस्ट्री हैं फ्रांकोis शैम्पेन, उनके भी आज मिनिस्टर्स ने पूछा कि ये जो रॉजर्स था उसका जो आ गया था, ये आउटरेज आ गई थी और उसमें काफ़ी लोगों ने सफ़र किया. तो वो कहते हैं जी एक अग्रीमेंट हमारे बीच हो गया है कि जिसमें कि हमने तमाम टेलीकॉम कंपनीज को कहा है कि आप जो हैं अब हाथ जोड़ें, इस चीज़ में इंश्योर करें कि जो इमरजेंसी रोमिंग्स हैं वो हर हाल में चलेंगी, चाहे किसी तरह का भी जो है वो आ जाता है आउटरेज. जैसे कि जुलाई 8 को आया था रॉजर्स कम्युनिकेशंस का, तो सब कुछ शट डाउन हो गया था, मिलियंस ऑफ लोग जो थे इससे इफेक्ट हुए थे. तो शैम्पेन की जो थी बातचीत रॉजर्स के सीईओ के साथ चल रही थी, लेकिन अब इन्होंने दूसरे जो टेलीकॉम की कंपनीज हैं उनके सीईओ से भी बात की है. तो उन्होंने कहा जी कि हमने इनको कहा है कि जैसे ये सर्विसेज हैं 911, इसके लिए हम कहते हैं कि कनेक्शन जो हैं हमेशा चलने चाहिए. इनको शैम्पेन साहब ने 60 डेज दिए थे और इनको कहा था कि कोई सोल्यूशन लेकर आए. तो अब ये सोल्यूशन ये लेकर आया है कि अब हम इन सब चीज़ों के ऊपर जब ये आएंगे इस तरह के आउटरेजेस तो हम इनके ऊपर मिल के काम करेंगे. तो उसके ऊपर आज जो है वो बात हो रही थी. लेकिन शैम्पेन साहब ने कहा है कि ये जो डील हमारी हुई है ये दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप, इसमें और बहुत सारी बेहतरी यानी अभी जो है वो बात बाकी है. स्टैट्स कनाडा की एक खबर आई है जी और इसके मुताबिक जो है 1 in 5 कैनेडियंस जो कि टेस्ट किए थे पॉजिटिव कोविड के लिए, उसमें से 19.5% ने का कहना है कि हम अप्रैल 1, 2022 से पहले पॉजिटिव टेस्ट किए थे. 9.8% ने कहा कि हमने जब पीसीआर टेस्ट और दूसरे टेस्ट किए उसके बाद हमें पता चला कि हम पॉजिटिव हैं. 9.7% ने कहा जी हमने जो पॉजिटिव जो टेस्ट ये जो किया था
दूसरी उससे रैपिड एंटीजन से, तो उससे हमें पता चला था कि हम पॉजिटिव हैं। और कुछ लोगों ने कहा जी कि हमारे जो सिम्टम्स उस वक्त अपीयर होने शुरू हुए, ना सिर्फ ये कि हम अपना जो कोई घर का मेंबर था वो एक्सपोज था उससे हमें लगे, या कि कोई बाहर के लोग जो थे उनसे लगे, और जो है इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं रिपोर्ट की गई हैं। लेकिन ये अप्रैल 1 2022 से पहले के हैं सारे, जो कि ये सर्वे स्टैट्स कनाडा ने किया था और आज उसकी डिटेल्स जो हैं भेजी हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी यूनियंस जो हैं उन्होंने अब कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन के ऊपर चलते हुए माजिद भाई काफ़ी स्ट्राइक्स की हुई थी। और बीसी की जो जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो जो है अक्सर इस चीज़ के ऊपर बात करते रहते हैं। और जैसे कि जी ये क्लाइमेट चेंज जो है इसके बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे वेजेस ठीक नहीं हैं, हमारे वेज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, हमें प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है। तो इनके बीच में अब बीसी की गवर्नमेंट का टेंटेटिव अग्रीमेंट जो है वो हो गया है, और ये 2 वीक से जॉब एक्शन चल रहा था, जिससे कि बीसी की गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम थी। 9 डेज से ये बैठे हुए थे इकट्ठे बातचीत करने के लिए। तो अब इसके अंदर कुछ जो है वो बात चली है। तो पब्लिक सर्विस एजेंसी जो है उसने कहा कि चूंकि एक टेंटेटिव अग्रीमेंट हमारा इनके साथ हो गया है, तो इसलिए अब जो है हम काम अपना चालू ये कर सकते हैं वर्कर्स जो हैं, और उसके बाद जो है हम इसको फर्दर आगे लेकर जाएंगे। एंगस रीड का एक सर्वे आया है जी, और एंगस रीड के सर्वे ने कनेडियंस और अमेरिकन दोनों से ही बात की है। इसमें उन्होंने 3500 जो हैं डिफरेंट लोग कनाडा और अमेरिका में उनसे बात की, और उनसे पूछा है कि आपका एक्सेस टू इसेंशियल हेल्थ केयर जो है वो कितना अच्छा था या है, जो आपने देखा है इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो इसके अंदर जो अमेरिकन्स थे उन्होंने कहा कि हमें तो इस तरह का कोई इशू इतना ज़्यादा हेल्थ केयर का पता नहीं चल रहा कि हमारे मुल्क में है। कनेडियंस जो थे वो लेस कॉन्फिडेंट थे कंपेयर टू अमेरिकन्स कि हमारा जो है हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। 15% कनेडियंस ने कहा कि हम कंफर्टेबल हैं। 31% ने रिपोर्ट किया कि हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। 29% ने कहा कि हम क्रॉनिक डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं हेल्थ केयर का एक्सेस लेने के लिए। 26% ने कहा कि हमको तो पिछले 6 महीने में किसी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी नहीं, तो हमको तो एक्सेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो अब अगर ब्रॉडर लेवल पे, ब्रॉडर पॉपुलेशन लेवल पे इस चीज़ को देखा जाए तो इट मीन्स कि 8.7 मिलियन कनेडियंस जो थे उनको जो है डिफ़िकल्टीज़ हुई एक्सेस करने के लिए हेल्थ केयर के फैसिलिटीज़। हालांकि आप देखें तो थोड़े दिनों पहले ये पैंडेमिक से पहले से जो है लोग अप्रिशिएट करते थे कि कैनेडियन हेल्थ को बनिस्बत इसके कि अमेरिकन हेल्थ सिस्टम को। जी 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 जी। लेकिन 70% अमेरिकन ने कहा कि हमको कोई ऐसा डिफिकल्टीज जो है अब ये देख लें, अब रिवर्स हो गया। हाँ, रिवर्स हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि हम आपको बता ही रहे हैं 2 दिन से कि नई ब्रिटेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर आ गई हैं, लिज ट्रूस जो हैं। तो आज उन्होंने अपनी कैबिनेट अनाउंस की है, और इसके अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस जो हैं, जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो उनको कुछ चेंजेस नजर आएंगी, वो इधर देख सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी वाइट मैन जो है वो जो 4 टॉप मिनिस्टीरियल पोजीशंस हैं उनको नहीं कर रहा है रिप्रेजेंट। इसमें सबसे तो पहली बात ये जो इन्होंने की है कि क्वासी क्वारटेंग जो हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, यानी कि ये ऋषि सुनक की जगह पे ये आए हैं, और ये होंगे ट्रेजरी के मिनिस्टर होंगे। इनका ताल्लुक घाना से है, इनके पेरेंट्स आए थे 1960s में, और ये यूके के फर्स्ट ब्लैक फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। इसके अलावा जेम्स क्लीवली ये फर्स्ट ब्लैक जो है फॉरेन मिनिस्टर ये जो हैं वो बने हैं। और इनकी जो क्लीवली की मदर हैं ये आई थी सियरा लियोन से, और इनके फादर वाइट हैं। इसी तरह जो स्वेला ब्रेवरमैन हैं इनके भी पेरेंट्स केनिया और मॉरिशस से आए थे तकरीबन कोई 6 डेकेड्स बैक, और ये रिप्लेस कर रही हैं प्रीति पाटेल को, और ये इनकी सेकंड एथनिक माइनॉरिटी होम सेक्रेटरी जो हैं वो होंगी। इसके अलावा थ्रीस कॉफ़ी जो हैं वो होंगे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जेम्स क्लीवी जो हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी होंगे, बेन वैलेंस डिफेंस सेक्रेटरी, ब्रैंडन लुइस जस्टिस सेक्रेटरी, नदीम जहावी ये होंगे जनाब मिनिस्टर फॉर इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस, पेनी मोरहॉट लीडर ऑफ House of Commons, Lord True, leader of House of Lords, Jake Berry, Minister without portfolio, लेकिन ये कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन हैं। आलोक शर्मा COP26 जो हैं उसके प्रेसिडेंट रहेंगे। जेकब रीस मॉग बिजनेस एनर्जी और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी के सेक्रेटरी, साइमन क्लार्क लेवलिंग अप हाउसिंग सेक्रेटरी, केमी बैडनॉक इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी, क्लोई स्मिथ वर्क एंड पेंशन सेक्रेटरी, किट
मैथ हाउस एजुकेशन सेक्रेटरी, रोनिल जे वर्धने एनवायरनमेंट सेक्रेटरी, एन मरी ट्रेवलन ट्रांसपोर्ट, मिशेलिन डॉनलैंड कल्चर, क्रिस हीथन हैरिस आयरलैंड, एलिसन जैक स्कॉटलैंड और रॉबर्ट बकलैंड जो हैं वेल्स के सेक्रेटरी होंगे। तो ये इन्होंने जनाब आज अपनी पूरी कैबिनेट जो है अनाउंस की है और इसके अंदर बहुत सारे फर्स्ट जैसे हमने आपको बताए हैं कि इन्होंने अनाउंस किए हैं। तो लेकिन इसके अंदर बड़ी हैरत की बात है कि कोई भी पाकिस्तानी ओरिजिन का नहीं है इनकी कैबिनेट के अंदर। तो बहरहाल जी ये है। अच्छा जनाब, एक बहुत ही आज खतरे की बात की है। यूक्रेन के जो आर्मी कमांडर इन चीफ हैं उन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा है। इनका नाम है वैलेरी ज़लूज़ुही इनका नाम है और इन्होंने अपना एक जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी है यूक्रेन फॉरम उसके अंदर एक आर्टिकल लिखा है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रशिया का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये आज इन्होंने बहुत बड़ी एक इंडिकेशन दी है। ये जो आर्टिकल है ये लिखा है, इनके साथ को ऑथर किया है माइकेलो ज़ेब्रोट्स्की ने और इन्होंने कहा है जी कि ये जो इनका हम समझते हैं कि ये जो कुछ भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इसमें एक न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर हो सकती है और इसमें ये भी इम्पॉसिबल नहीं है कि जो बड़ी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। इस न्यूक्लियर वॉर के अंदर अगर ये शुरू हो गई और अगर ये शुरू हुई तो इसका मतलब है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर शुरू होएगी दुनिया में। तो they are first of all they are blaming each other। यूक्रेन और रशिया जो है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। वो जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पे जो है अटैक्स हो रहे हैं, उसके करीब बड़े अटैक्स हो रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं ये आपने किया है, ये कहते हैं नहीं आपने किया। तो किसने किया है किसी को नहीं पता, तो अब उस पे अगर कहीं गलती से भी अगर कुछ हो जाए तो ये दैट इज द लीकेज। जी बिल्कुल। तो ये उन्होंने आज बड़ी खतरे की बात की है। AFP की न्यूज़ के मुताबिक जो यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयर उन्होंने कहा है जी कि आज यूरोपियन यूनियन जो है उसने फिर से प्रपोज किया है कि $5 बिलियन जो है उसकी फाइनेंशियल एड यूक्रेन को दी जाए और वो कह रहे हैं जी कि हमने पहले प्रॉमिस किया था $9 बिलियन का एक रेस्क्यू पैकेज और ये जो था इससे पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि हम $39 बिलियन जो हैं G7 के कंट्रीज़ देने को तैयार हैं। तो इसमें से ये जो छोटी छोटी रकमें हैं 5 बिलियन और 9 बिलियन ये अब इनको अप्रूव करके देनी चाहिए क्योंकि अब इनको चाहिए। और इन्होंने कहा है कि ब्रसल्स जो है वो करेगा, डिसबर्स करेगा ये सारे फंड जो हैं। पहले 1 बिलियन के जो है उन्होंने किए थे अगस्त के अंदर और अब वो कह रहे हैं कि 3 बिलियन जो हैं वो अब फ़ौरन जो है किए जाएं। तो इन्होंने फिर से आज मेंबर स्टेट्स को कहा है कि भाई आप एग्री करें ताकि ये लोन्स जो हैं सारे फ़ौरन अप्रूव किए जाएं और यूक्रेन को दिए जाएं। तो बस भाई आप लोन्स देते जाएंगे, वो वेपन्स खरीदते जाएंगे, लड़ाई होती रहेगी और फिर तबाही चलती रहेगी। तो ऐसे एसोसिएटेड प्रेस की आज एक न्यूज़ है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है रशिया के और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी उनके बीच में नेक्स्ट वीक में मुलाकातें हो सकती हैं उज़्बेकिस्तान के अंदर। और जबकि ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं इनके लीडर्स को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ये जो मीटिंग है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है ये शुरू होने वाली है और ये जब से ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन की तो ये सेकंड इनकी फेस टू फेस मीटिंग होएगी जिसके के अंदर जाहिर है कि ये इकोनॉमी और पॉलिटिकल फॉल आउट विद वेस्ट जो है उसको बेसिकली ये डिस्कस करेंगे। शी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट से नाराज़ हैं जो कि उनके मामलात चल रहे हैं ताइवान के अंदर और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उस पर रशिया जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उसके ऊपर जो है ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है चूंकि एनर्जी की प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो रशिया का भी जो प्रॉफिट्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो अब पुतिन साहब ने कहा है कि जो स्टेट कंट्रोल्ड ऑयल कंपनी है रोजनेफ्ट उसने एग्री किया है मंगोलियन गवर्नमेंट के साथ कि वो अपना कोऑपरेशन जो है एक्सपेंड करके और ऑयल प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना को पहुंचाएगा। तो इन सारी बातों के ऊपर गौर किया जाएगा नेक्स्ट वीक जब इनकी मुलाकात होगी। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रसब तैयब एर्दोगान साहब उन्होंने भी आज कहा है कि ये जो वेस्ट जो कुछ भी कर रहा है बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है रशिया को। ये बात कर रहे थे सर्बियन प्रेसिडेंट
अलेक्जेंडर विकिक के साथ बेलग्रेड के अंदर, और वहाँ पे ये कह रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है कि दुनिया जो है उसके अंदर बहुत सारे ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये जो दुनिया की जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट ये जो नेशंस हैं, ये यानी कि G7 और वेस्ट जो है एट लार्ज, ये इसको रशिया के साथ खामखाई की लड़ाई ले रहा है और उसको बिला वजह प्रोवोकेशन की तरफ लेके जा रहा है और हर बात के ऊपर वो उसके साथ झगड़ा कर रहा है। जैसे कि अभी ये बात की थी इन्होंने रशियन गैस के ऊपर, तो ये वो कह रहे हैं जी कि एक तो विंटर बड़ा इंटेंस होता है यूरोप में और ये मौका नहीं था उनके साथ लड़ाई करने का, क्योंकि अब जो है वो कंप्लीटली रोक देगा इनको जो है सप्लाईज, तो उससे ये सफ़र करेंगे। इनको लगता है कि ये सैंक्शंस जो डाल रहे हैं रशिया पे, तो उससे रशिया बहुत सफ़र करेगा, रशिया भी करेगा लेकिन ये लोग भी करेंगे। तो बिला वजह की प्रोवोकेशन जो होती है दुनिया में उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब ये बातें ये कर रहे थे तो अब इसमें ये भी बातें अब सामने आ रही थी कि यूरोप को भी पता चल रहा है कि रशिया अब चूँकि बिल्कुल इरादा नहीं रखता है जो है हम जो मर्जी उसके साथ कर रहे हैं हमको गैस देने का, तो हमको ऑलरेडी अब राशन करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि विंटर में अगर बिल्कुल गैस ना हुई तो फिर तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं इन्होंने की और इन्होंने कहा जी कि दूसरे भी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी समझना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है अर्दोगान साहब ने कि रशिया को अगर वो हौले हौले भी चल रहा है तो उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। तो ये आज की एक और बहुत बड़ी जो थी स्टेटमेंट थी। अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट आई है जी और इसके मुताबिक अलकायदा के जो फाइटर्स हैं उन्होंने 20 फाइटर्स जो यहाँ पे यमन के सदर्न सेपरेटिस्ट को बिलोंग करते हैं अबेन प्रोविंस के अंदर, उनको आज इन्होंने मारा है। और वो कहते हैं जी कि इन्होंने रॉकेट्स के साथ हमले किए हैं मिलिट्री व्हीकल्स के ऊपर अहवार डिस्ट्रिक्ट के अंदर और काफ़ी जहाँ पे जो है नुकसान पहुँचाया है। अच्छा, ये जो अब इनके यमन के साउथ सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है STC, दिस इज़ बैक्ड बाय द UAE, और ये कहते हैं जी कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो इसलिए UAE इनको बैक कर रहा है। अलकायदा कहता है जी कि आपका कोई मकसद नहीं है यहाँ पे इस जगह पे आने के लिए और आप क्यों जो है इस जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इस बेल्ट के अंदर। यासर नसर शेह जो हैं कमांडर ऑफ सिक्योरिटी बेल्ट्स एंटी टेररिज्म ब्रिगेड, उनके बारे में भी आज खबर आई है कि उनको भी इन अटैक्स में मार दिया गया है। तो अब यमन के अंदर अपने ही जो होम ग्रोन यानी आप कह सकते हैं कि जो फाइटर्स हैं उनके बीच में जनाब अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। और ठीक है, एक ग्रुप जो है वो इट इज़ बैक्ड बाय UAE बट स्टिल दे आर ऑल इन यमन। तो ये अब पहले कह रहे थे जी कि सऊदी अरेबिया पीछे हट जाए, इनको ना करे, सऊदी अरेबिया पीछे हट गया तो फिर भी यमन के अंदर लड़ाई जो है वो जारी है। वॉशिंगटन पोस्ट की आज फिर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है और इसके मुताबिक ये इंतहाई ख़तरनाक रिपोर्ट हो सकती है। इसके मुताबिक जो कुछ ये जो ट्रंप साहब के मारा लागो एस्टेट से जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं दे कैन बी वेरी वेरी जो है वो डैमेजिंग इनके लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि इसके अंदर फॉरेन गवर्नमेंट्स के जो मिलिट्री डिफेंस के जो डील्स हैं इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वो तक इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, जो कि FBI ने लास्ट मंथ सर्च किया था ये ट्रंप साहब की फ्लोरिडा होम में। और लोग कह रहे हैं कि ये इसमें कुछ इंडिकेट तो नहीं किया गया है कि ये कौन सा फॉरेन कंट्री है, कौन सा फॉरेन गवर्नमेंट है और ये हॉस्टाइल है USA के लिए या कि ये फ्रेंडली कंट्री है। लेकिन जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने अभी तक इस रिपोर्ट के ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट की रिस्पॉन्ड तो नहीं किया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वॉशिंगटन पोस्ट ने लिए हैं वो कहते हैं जी कि ये मारो लागो एस्टेट से जो चीज़ें आई हैं ये टॉप सीक्रेट हैं और इनको स्पेशल क्लियरेंस सिर्फ एक जगह से नहीं मिलनी होती बल्कि US की टॉप जो सीक्रेट एजेंसीज और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी भी मिलनी होती है। तो ये इनके घर पे क्या कर रहे थे, ये जो इनकी प्राइवेट एस्टेट है इसमें नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जो है एवरिल हेन्स, उनका कहना है जी कि ये सारी चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं इनके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन क्लासिफाइड जो रिव्यू है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज के ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने और ज़्यादा आंखें खोल दी हैं और ज़्यादा ट्रंप साहब के ऊपर शक आ रहा है कि ये न्यूक्लियर डील्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ के, ये कैसे इनके पास रह गए हैं, क्योंकि ये अगर चीज़ जो है ये तो और भी टॉप सीक्रेट होनी चाहिए थी। तो अब इस चीज़ के ऊपर जो है इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर वो फिर से शोर मचा रही है और वो कह रही है कि ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। तो ये
कैसे ये न्यूक्लियर केपेबल पेपर्स जो हैं, जिसके के अंदर कभी कभी बहुत सारी न्यूक्लियर वेपन्स की डिटेल्स भी होती हैं, वो कैसे इनके घर में रह गई हैं, क्योंकि ये जो रिमूव करना वाइट हाउस से तो क्राइम ही समझा जाएगा। इसको क्यों किया गया? अच्छा, ट्रंप साहब के जो जितने भी कोई एलाइज या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं जी इसमें कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, जिस वक्त हमने ट्रंप साहब का सामान व्हाइट हाउस से मूव किया तो उसके अंदर ये पेपर भी आ गए होंगे, तो नो बिग डील, यानी कि वो दे आर ट्राइंग टू प्ले इट डाउन। इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है अमेरिका के अंदर, और जो वाशिंगटन पोस्ट की खासतौर पे इस रिपोर्ट के बाद काफ़ी FBI, CIA ये सब की आंखें खुल गई हैं कि ये फॉरेन कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स ये एक प्राइवेट एस्टेट पे कैसे पहुंचे। तो ये अब चीज़ें जो मगर हैं, उन्होंने कहा था कि भाई अगर गलती से आ गए तो गलती हाँ, वो से आ कहते हैं गए। जी गलती से है, नो बिग डील, हम वापस कर देंगे, सो व्हाट, आप उठा के ले गए ऑलरेडी। हाँ तो वो कह रहे हैं जी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब एक रिपोर्ट है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है इस दफ़ा ये रिपोर्ट जो है कुछ बहुत सारे बाई पार्टिजन सेंटर्स जो हैं वो अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो आपने इनको सेल्स किए थे अपने मिलिट्री आर्म्स सऊदी अरेबिया को और UAE एट द ट्यून ऑफ 54.6 बिलियन US के जो आपने मिलिट्री इक्विपमेंट इनको बेचा है, क्या इसका कोई रिव्यू बिठाया गया है कि नहीं बिठाया गया है? ये जो सेनेटर्स हैं जिन्होंने एतराज़ किया है, इसमें एलिजाबेथ वॉरेन डेमोक्रेट हैं मैसाचुसेट्स से, बर्नी सैंडर्स हैं इंडिपेंडेंट हैं वर्मोंट से, माइक ली हैं रिपब्लिकन हैं ये यूटा से, और ये सब कह रहे हैं कि इन चीज़ों के लिए क्या आपका फेलियर था? अगर फेलियर था तो ये अनएक्सेप्टेबल है। आपने इतने बड़े आर्म्स इनको क्यों बेचे हैं? क्योंकि ये आर्म्स खरीदने के बाद इन्होंने यमन में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। और अगर ये कहती हैं इनकी गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया की भी और UAE की भी कि नहीं हम रिस्पॉन्सिबली इन वेपन्स को यूज़ कर रहे हैं, हम यमन के अगेंस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने इनोसेंट लोगों के सिविलियंस के खिलाफ किया है और यमन में हार्म क्रिएट किया है, तो फिर आपको ये रिव्यू करने की ज़रूरत है कि आप इतने बेतहाशा आर्म्स जो हैं क्यों बेच रहे हैं। आपको पता है ये सेम डिस्कशन जो है ये आई थी ट्रंप साहब के भी ज़माने में, और ट्रंप साहब ने कहा था कि 54.6 बिलियन US के आर्म्स सेल्स हम कर रहे हैं UAE और सऊदी अरेबिया के साथ, हम उनको नाराज़ कैसे कर सकते हैं? तो हम उनको नाराज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है कमेटी यहाँ पे यानी सेनेटर्स जो है, मगर उस जमाने में तो बाइडेन साहब ने कहा था कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम बंद कर देंगे। उस वक्त था उनका बड़ा प्रॉमिस था उनका कि हम नहीं बिल्कुल देंगे। लेकिन अब बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन चुप बैठी हुई है, इसीलिए इन सेनेटर्स ने ये उठाया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये जो आज स्टोरी है ये उसी के ऊपर, ये जो सारे सेनेटर्स हैं जिन्होंने बात की है इनसे, और उसके ऊपर इन्होंने ये स्टोरी लिखी है कि क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब इस सेल को नहीं रोक रही है, और ये क्यों अभी तक इन्होंने स्टिक किया हुआ है, अभी तक रिवोक क्यों नहीं किया। तो ये आज बड़ी फिर से वहाँ पे जो है शोर मचा है अमेरिका के अंदर। राहुल गांधी जी जो हैं जी, उन्होंने अपनी एक यात्रा शुरू की है जिसका कि है भारत जोड़ो यात्रा, और इसके अंदर ये जो अपना झंडा है जिसको तिरंगा कहते हैं, ये तिरंगा जो है उसको लेके ये चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तिरंगा जो है वो हर रिलीजन, स्टेट, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इट इज़ अंडर अटैक बाय BJP एंड RSS जो कि हिंदुस्तान के अंदर डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं रिलीजन और लैंग्वेज की बेस के ऊपर। पहले हिंदुस्तान जो था उसको रूल करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब जो है आज का जो हिंदुस्तान है BJP के अंडर, उसको 3 से 4 बड़े जो हैं कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं वो रन कर रहे हैं। ये अपनी रैली जो थी ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी के एरिया में थे जब इन्होंने ये सब बातें की राहुल गांधी जी ने, और उन्होंने कहा जी कि BJP जो है वो एक्सक्यूज मी फ्राइटन करने की कोशिश कर रही है थ्रू CBI, ED और IT के ऑपोजिशन को, लेकिन इनको पता नहीं है कि हम इंडियन लोग हैं और हमें इंडियंस को इस तरह से स्केयर नहीं किया जा सकता, डराया नहीं जा सकता, और आप जो हैं ये इस तरह के टैक्टिक्स ना यूज़ करें। ये जो रैली, ये जो मार्च निकाला जा रहा है ये 148 डेज़ का होएगा और कश्मीर के ऊपर जाके ख़त्म होएगा। 5 महीने की ये यात्रा जो है दिस विल कवर 3500 किलोमीटर्स, और 12 स्टेट्स इसके अंदर ये लोग जो हैं वो कवर करेंगे, और हर दिन 25 किलोमीटर जो है ये लोग कवर करेंगे। तो ये सारे ही तकरीबन जो है हिंदुस्तान के अंदर ये लेके जा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा जी तिरंगे की इज्जत करो,
ट्राई कलर को, अपना हमारा जो फ्लैग है उसकी। यूपी के अंदर जो है, उत्तर प्रदेश में यानी मामला दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आज अपोजिशन यूपी के अंदर बेइंतहा भड़की हुई नजर आई, क्योंकि आपको पता ही है कि जब से ये इनके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आए हैं उस दिन से उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है कि इलाकों के जो मुस्लिम नाम थे उनको बदल रहे हैं। अपोजिशन ने इसके ऊपर शोर मचाते हुए कहा कि ये तुम्हारा एजेंडा उस वक्त भी था 2018 में जब तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते थे, और उस वक्त भी तुमने यही लोगों को जो है वो जज्बात लोगों के भड़काए थे कि जितने मुस्लिम नेम हैं जो ये राजों महाराजों के मुसलमानों के नामों पे हैं उन तमाम को ख़त्म करके मैं हिंदू नाम रखूंगा, और तुम वही एज अ चीफ मिनिस्टर भी काम कर रहे हो। आज जो नोटिफिकेशंस आई हैं उसके अंदर मियाँ बाज़ार जो है जी उसका नाम अब चेंज करके माया बाज़ार रखा जाएगा, हमायूंपुर को चेंज किया जाएगा हनुमत नगर के साथ, रसूलपुर का नाम अब होगा महाराणा प्रताप नगर, जफरा बाज़ार आत्मा राम नगर, गोलकपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसके अंदर ये एक शिकायत डाली गई है अपोजिशन की तरफ से, और उनको कहा गया जी कि ये नाम जो हैं आप ख़त्म करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये इलाके में डिवीज़न पैदा करेंगे। इससे पहले फैसलाबाद का नाम, फैज़ाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रज्ञाराज रखा गया था। और जो है बीजेपी का कहना है जी कि अपोजिशन बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड है, उनको पता नहीं है कि जिन इलाकों में लोग रहते हैं अगर वो नाम उन इलाकों के उनके साथ जो हैं वो ना हो, एसोसिएट ना कर सकें तो वो वहाँ रह नहीं सकते। अपोजिशन ने कहा तो उसमें वहाँ पे खाली हिंदू नहीं रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। तो इलाहाबाद का अगर आपने नाम प्रज्ञाराज किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलाहाबाद में सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, तो फिर इसका मतलब है आप मुसलमानों को या दूसरे कास्ट के लोगों को एलियनेट कर रहे हैं। बहरहाल जी ये सारे अब मुस्लिम नेम्स जो हैं यूपी के अंदर चेंज किए जा रहे हैं शहरों के। चलिए साहब, आप भी थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी पी लें। हाँ जी। हम टॉप ऑफ द आवर 1-2 मिनट पहले ले लेते हैं और उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है। You are listening